हेलो एवरीवन। एंशिएंट इंडिया देख रहे थे हम लोग, जिसमें कि ये 7वां वीडियो होगा। बाकी जो 6 है आप देख सकते हो जाके इसी चैनल पे। अभी हिस्टोरिकल सोर्सेज कर रहे हैं, जिसमें कि सेकुलर टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। सेकुलर टेक्स्ट क्या है? निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ। ठीक है, जो धर्म से रिलेटेड नहीं है, ऐसा नहीं कि रिलीजियस पर्पज से उसको लिखा गया, तो उसको धर्मनिरपेक्ष बोलेंगे या सेकुलर टेक्स्ट बोलेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों लुसेंट से मैं कवर कर रहा हूँ, तो कुछ भी नहीं छूटेगा। जिस भी एग्जाम में जनरल नॉलेज पूछा जा रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इंग्लिश की बुक है, अगर आपके पास है तो ठीक है, आप मिला सकते हो कि कुछ छूट तो नहीं रहा। एक भी लाइन नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, तो आप मिला सकते हो। बाकी ये इंग्लिश बुक जो है, मतलब जनरल नॉलेज की इंग्लिश बुक जो है, वो मैं पूरा कवर करूँगा। और जो एक्स्ट्रा नॉलेज होगा हिंदी से, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगा, ठीक है। बाकी न्यू एडिशन से है, तो आपके पास अगर बुक है तो ठीक है, नहीं है तो कोई नहीं, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। लिटरेरी सोर्सेज देख रहे थे हम लोग। एक्चुअली सोर्सेज जो है, मतलब हिस्टोरिकल सोर्सेज को, उसको दो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, लिटरेरी सोर्सेज और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो लिटरेरी सोर्सेज हम लोग पहला देख रहे हैं, ठीक है। और इसमें आपको इंडिजीनियस सोर्सेज देखने को मिलेगा और फॉरेन। इंडिजीनियस जो अपना मतलब इंडिया में अवेलेबल है, और फॉरेन जो आउट ऑफ इंडिया है, या फिर जो ट्रैवलर आते थे, जो विजिटर आते थे उस टाइम पे, और वो उन्होंने जो बुक लिखा है, ठीक है, फॉरेन विजिटर, तो उनके द्वारा जो बुक लिखा है गया है, तो उसमें भी यहाँ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ज़्यादातर वो अलग अलग राजा के कोर्ट में रहते थे, ठीक है, तो उनके बारे में लिखते थे। तो वो सारे लिटरेरी सोर्स में देखेंगे बाद में, पहले इंडिजीनियस में देख लेते हैं। दो पार्ट में था, रिलीजियस टेक्स्ट और सेकुलर टेक्स्ट। रिलीजियस टेक्स्ट हम लोगों ने देख लिया था, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जैन टेक्स्ट। और सेकुलर टेक्स्ट में हम लोगों को देखना है, जिसमें हिस्टोरिकल टेक्स्ट, सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट और सेकुलर टेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। तो ये तीनों जो है, हिस्टोरिकल, सेमी हिस्टोरिकल एंड बायोग्राफिकल, ठीक है। तो ये सारी देखेंगे अभी। तो सेकुलर टेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हिस्टोरिकल टेक्स्ट है, इसका क्या मतलब है? हिस्टोरिकल टेक्स्ट जो ऐसा टेक्स्ट जो मतलब हिस्ट्री के बारे में कुछ बताता है, हिस्ट्री के इवेंट के बारे में, पीपल के बारे में, या उस समय के जो कंडीशन थी उसके बारे में, ठीक है। तो उसको हिस्टोरिकल टेक्स्ट में कंसीडर करेंगे। बट ऐसा कहा जाता है कि एंशियंट इंडिया में अगर देखें, तो कोई भी टेक्स्ट ऐसा नहीं है जिसको प्रॉपरली हिस्टोरिकल टेक्स्ट बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसा मतलब बहुत कम है, या फिर नहीं के बराबर है। तो ऐसा क्यों? तो ज़्यादातर जो है वो क्या है, लिटरेरी और रिलीजियस कलर में है। बोले तो धार्मिक पर्पज से लिखा हो गया है, ठीक है। और धार्मिक पर्पज से जो लिखा गया उसको तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सेकुलर में ऐसा कुछ फिक्स बुक नहीं है जिसको आप देख सकते हो, बट फिर भी कुछ बुक्स हैं जिसमें कि मतलब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जो रिलीजियस पर्पज से नहीं है तो सेकुलर ही। और लेकिन उसमें इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है वो आपको डिस्पर्स्ड मैनर में मिलेगा, ठीक है। इधर उधर छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तो उसको आपको कलेक्ट करके चीज़ें को समझनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, पहला क्या है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र ही देख लो। अर्थशास्त्र जो है वो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। कब कंपाइल्ड हुआ था? तो वो 4 सेंचुरी बीसी में, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे तो कौटिल्य अर्थशास्त्र के बारे में बता रहे हैं, राजतंत्र के बारे में बता रहे हैं कि कैसे उसको चलाते हैं, राजा अपने राजकाज को कैसे संभालेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये सारे नियम इसमें अर्थशास्त्र में दिए गए हैं। तो इसमें हिस्ट्री की अगर बात करें, ये तो राजा के बारे में हो गया। तो मतलब आजू बाजू जो लोग थे, ठीक है, उसके सराउंडिंग, राजा के सराउंडिंग, तो उसके बारे में भी इन्होंने मतलब सोशल और कल्चरल लाइफ, या फिर आप इकोनॉमिक लाइफ, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत लिख देते थे ये लोग। तो उसको कलेक्ट करके समझना पड़ता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इधर उधर से इंफॉर्मेशन लेना पड़ता है, इसलिए इसको प्रॉपरली नहीं कहते कि भाई इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट नहीं दे रहा है, ठीक है। देख लेते हैं कौटिल्य का अर्थ क्या इंफॉर्मेशन देता है। ये सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बताता है, ठीक है। कौटिल्य ने लिखा था भाई कैसे एडमिनिस्टर करते हैं, कोई राजा है तो वो कैसे अपने पूरे प्रजा पर रूल करेगा, या कैसे चीज़ों को देखेगा, ठीक है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगा। जैसे आप समझ रहे हो कि एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या काम करना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें इसमें वो कौटिल्य ने लिख डाली थी। फिर सोशल रिलीजियस लाइफ, जो अभी तक ने हम लोगों ने देखा कि कोई भी बुक लिखा जाता है तो उसमें सोशल रिलीजियस लाइफ के बारे में तो लिखा ही जाता है जनरली, उस टाइम पे जो ऐसा था, ठीक है। आगे देख लेते हैं कि अगर इसको देखा जाए तो ये कंपेयर किया जा सकता है अरिस्टोटल के पॉलिटिक्स से। पॉलिटिक्स जो बुक थी वो अरिस्टोटल के द्वारा लिखा गया था, और उससे कंपेयर कर सकते हैं कुछ हद तक। अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य का, वो इसी तरह का कुछ लिखा है, ठीक है, पॉलिटिक्स पे है। फिर मैचिवेली का देख लें। मैचिवेली एक बंदा था जिसने लिखा था प्रिंस, ये बुक है प्रिंस उसकी। तो प्रिंस में भी आप देखोगे तो कुछ इस टाइप का ही आपको मिलेगा।
कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तरह वो भी है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला अगर हिस्टोरिकल रिसोर्सेज देख ले तो ये है नीतिसार। नीतिसार किसने लिखी थी? तो कामदक्का ने लिखी थी, और ये 4th सेंचुरी से लेकर के 6th सेंचुरी एडी में लिखा गया था। ठीक है, और ये क्या बताता है? ये मोनार्की ऑफ गुप्ता पीरियड बताता है। मोनार्की क्या मत हुआ, जैसे राजतंत्र, ठीक है, राजा का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसे संभालते थे राजकाज, ठीक है, उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है। तो ये हो गया नीतिसार के बारे में। आगे देख लेते हैं शुक्र नीतिसार। ठीक है, शुक्र नीतिसार एक बुक है जिसको किसने लिखा था? शुक्र ने लिखा था। ये भी मोनार्की के बारे में बताता है, कैसे राजकाज संभाला जाता है वगैरह वगैरह, तो इसमें आपको मिलेगा। ठीक है, ये हिस्टोरिकल टेक्स्ट है। इसमें हम लोग देखेंगे कि किस बुक से हम हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं या कौन सा सोर्स है। ठीक है, हिस्टोरिकल रिसोर्सेज, सॉरी सोर्सेज की बात कर रहे हैं। तो बारी बारी से जो बुक दिया हुआ है लूसेंट में उसको देख लेते हैं। ठीक है, और डिटेल में बाकी तो आगे पढ़ना ही है, अभी इंट्रो ही चल रहा है लगभग, समझो आप। तो देख लेते हैं अगला, नीति सार, नीति वाक्य में मरीता। ठीक है, ये बुक किसने लिखी थी? तो सोमदेव ने लिखी थी। ये किसके बारे में बताता है? ये इन्फॉर्मेशन देता है स्टेट मशीनरी ऑफ दैट टाइम। स्टेट मशीनरी, स्टेट का जो मतलब वो था, मैनर था, जैसे मतलब स्टेट फिक्स था, सजाया हुआ था। ठीक है, इस टाइप में अगर देख, मतलब सिंपली बोले तो स्टेट का रचना या फिर ढांचा है इस टाइप का, मतलब स्टेट कैसे था उस समय, कैसे चलाते थे राजा पूरे राजकाज को, तो उसके बारे में लिखा हुआ है। अगला बुक देख लेते हैं, बृहस्पत्य अर्थशास्त्र। बृहस्पति अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? तो ये बृहस्पति ने लिखी थी। और ये ऐसा मतलब टेक्स्ट इन कौटिल्याज अर्थशास्त्र ट्रेडिशन, मतलब कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसी टाइप का कुछ इसको भी लिखा गया है। तो इसके बारे में हम लोगों ने देखा। आगे देख लेते हैं, सॉरी या आगे देख लेते हैं, राजतरंगिणी। ये नेक्स्ट हिस्टोरिकल टेक्स्ट आपको मिल जाएगा। तो ये क्या था? द स्ट्रीम ऑफ किंग। तो द स्ट्रीम ऑफ किंग का क्या मतलब है कि सॉरी, राजतरंगिणी का क्या मतलब है? द स्ट्रीम ऑफ किंग। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल ये है अर्लीस्ट हिस्टोरिकल राइटिंग का। अगर हिस्टोरिकल राइटिंग का देखा जाए अभी तक का, तो बेस्ट एग्जांपल जो है आपका राजतरंगिणी हो जाएगा। ठीक है, और इसको कल्हन के द्वारा लिखा गया था। कल्हन ने इसको लिखा था 12th सेंचुरी एडी में। ये बायोग्राफिक्स है ऑफ द किंग्स ऑफ कश्मीर। बेसिकली ये कश्मीर का ही बंदा था कल्हन। ठीक है, तो वहाँ के राजाओं के बारे में उसने बायोग्राफिक्स लिखी। जैसे बायोग्राफी होता है किसी के लाइफ के ऊपर अगर आप लिख रहे हो तो उसको बायोग्राफी कहते हैं। ठीक है, और खुद के लाइफ के ऊपर से खुद लिख रहे हो, मतलब खुद अपने लाइफ के ऊपर खुद लिख रहे हो तो उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, बाकी इसको फर्स्ट वर्क माना जाता है जो पोजेज करता है सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिस्टोरिकल राइटिंग। ठीक है, इसको एग्जैक्ट में बोला जाए तो हिस्टोरिकल राइटिंग इसको माना जाता है। अभी तक में हमने देखा जो भी बुक्स थी उसमें थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा इधर उधर फैला हुआ, उसको कलेक्ट करके आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी। लेकिन इसमें है कि थोड़ा मतलब हिस्टोरिकल पर्पज से लिखा गया था, उनके बारे में लिखा था। तो ये एक आप मानोगे कि बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा ये अर्लीस्ट हिस्टोरिकल राइटिंग है। ठीक है, तो हिस्टोरिकल टेक्स्ट की अगर बात करें तो ये बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा, ये ध्यान में रखना है राजतरंगिणी के बारे में। और एक आरसी मजूमदार थे हिस्टोरियन, इन्होंने कहा था कि एक मतलब ओनली वन हिस्टोरिकल वर्क जो है जिसको प्रॉपरली हम लोग बोल सकते हैं कि ये हिस्टोरिकल टेक्स्ट है, वो कौन सा है? राजतरंगिणी है। ठीक है, राजतरंगिणी वही जो कल्हन ने लिखा था, यही जो हम लोग देख रहे हैं अभी। ठीक है, तो राजतरंगिणी क्या बताता है? तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि इसमें क्या है, बायोग्राफिक्स ऑफ किंग्स ऑफ कश्मीर दिया हुआ है, तो वहाँ के बारे में है। अर्लीस्ट टाइम से लेकर के डेट आपका देख लो जब तक ये कंपोज हुआ। ठीक है, शुरुआत से लेकर के जैसे 12th सेंचुरी की बात हो रही थी ऊपर में मैं बताया था, तो इसका एग्जैक्ट डेट दिया हुआ है, कंपोजिशन कब हुआ था, 1148 से लेकर के 50 एडी। ठीक है, मतलब 1148 से 1150 एडी तक में कंपोज हुआ। तो अर्लीस्ट टाइम से लेकर के तब तक का, मतलब इस डेट का, कंपोजिशन के डेट का, तब तक का ये इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, राजाओं के बारे में बताता है, कश्मीर का स्पेशली ये इन्फॉर्मेशन देता है, कश्मीर के राजाओं का। ठीक है, इसके बारे में एक ये भी है कि मतलब ये एक रेगुलर हिस्टोरिकल फॉर्म के तौर पे देखा जा सकता है फ्रॉम 7th सेंचुरी एडी। और अर्लीस्ट चैप्टर इसका जो है कुछ ऐसा है कि मतलब ये आरसी मजूमदार ही बता रहे हैं कि ये एज्यूम करता है एक रेगुलर हिस्टोरिकल फॉर्म ओनली फ्रॉम 7th सेंचुरी एडी। और अर्लीस्ट चैप्टर है एक मैंडले ऑफ कंफ्यूज ट्रेडिशन एंड फैंसीफुल इमेजिनेशन। ठीक है, तो
अब देख लो मेंडले बोले तो, ठीक है, मेंडले बोले तो मतलब ये, अब देख लो कॉम्बिनेशन, देख लो कॉम्बिनेशन ऑफ कंफ्यूज ट्रेडिशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन या मिलाप, मिलन, इस टाइप का कुछ है। और इमेजिनेशन से बड़ा हुआ है, ठीक है, फैंसीफुल इमेजिनेशन, जो काल्पनिक होती है ना चीज़ें, उसके बारे में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा छोटा सा इन्फॉर्मेशन था राजी तरंगिणी के बारे में। देख लेते हैं आगे, क्रॉनिकल्स ऑफ गुजरात देख लेते हैं। क्रॉनिकल का क्या मतलब, तो हिस्टोरिकल चीज़ों को अगर आप एक ऑर्डर में लिखते हो या उसके बारे में बताते हो तो उसको क्रॉनिकल बोल देते हैं, ठीक है, उसको क्रॉनिकल बोलते हैं। तो कुछ गुजरात का क्रॉनिकल है जो आप देख सकते हो, जैसे प्रबंध कोश, प्रबंध कोश ने किसने लिखा था, राजशेखर ने लिखा था, ये भी हिस्ट्री ऑफ गुजरात के बारे में बताता है। और फिर हमीर मद मर्दन, ठीक है, ये जयसिंह ने लिखा था। फिर तेजपाल प्रशस्ति, ये वस्तुपाल ने लिखा था। और प्रबंध चिंतामणि, ठीक है, ये मेरुतुंग ने लिखा था। ठीक है, ये सारे क्रॉनिकल्स हैं जो कि आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट हिस्ट्री ऑफ गुजरात। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि गुजरात जो कि इंडिया में ही है, तो यहाँ का इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से उनके क्रॉनिकल से भी मिलता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे कुछ। ये एक्चुअली कभी कभी ना बुक के बारे में पूछ लिया जाता है कि इस बुक को किसने लिखा एग्ज़ाम में, तो आपको ध्यान में रखना है, बुक कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आगे देखते हैं। ये हो गया चचान नामा, ठीक है, चचा नामा। चचा नामा क्या है, तो चचा नामा भी एक हिस्टोरिकल सोर्स है जिसके बारे में देख लेते हैं। ये मोस्ट रिमार्केबल है अमॉन्ग द क्रॉनिकल्स ऑफ सिंध। वो था अभी जो देखा हमने, वो क्या था, क्रॉनिकल्स ऑफ गुजरात, गुजरात के जो मतलब ऐसा टेक्स्ट जो कि बताता है हिस्ट्री के बारे में, डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो ये सिंध के बारे में डिस्क्राइब करता है, इसलिए क्रॉनिकल्स ऑफ सिंध हो गया। और ये चचा नामा जो है क्रॉनिकल्स ऑफ सिंध है। ये एक्चुअली हुआ था क्या, 8th सेंचुरी एडी में क्वासी इस इस्माइल, ठीक है, इस हाँ इस्माइल ही बोलेंगे, काजी इस्माइल, ये एक्चुअली काजी, इनको काजी ऑफ एलौर अपॉइंट किया गया था भाई मोहम्मद बिन कासिम। इन्होंने एक बुक लिख दी, तो बुक का नाम क्या था, तारीख ए सिंध व हिंद। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा नाम है, तारीख ए सिंध व हिंद। इसका क्या मतलब है, हिस्ट्री ऑफ सिंध और हिंद। ठीक है, और ये अरबिक लैंग्वेज में था, बट इसको ट्रांसलेट किया गया इन पार्सियन लैंग्वेज में। और जब पार्सियन लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया गया, ठीक है, तो इसका नाम रख दिया गया चचानामा। और ये किसके द्वारा ट्रांसलेट किया गया था इसको पारसी लैंग्वेज में, तो अली बिन हमीद कूफी थे, जो कि 1216 में ट्रांसलेट किए थे किस बुक को, तारीख ए सिंध व हिंद। ठीक है, तो तारीख ए सिंध व हिंद सेम ही बुक है, और चचा मतलब सेम ही बुक है, लेकिन इसको ट्रांसलेट करने के बाद चचा नामा बोलते हैं। ठीक है, तो सिंध बुक, अब तारीख सिंधवा बुक पढ़ लो, मतलब सिंधवा हिंद बुक पढ़ लो या फिर चचा नामा पढ़ लो। आपको अगर दोनों लैंग्वेज आता है अरबिक पर्शियन, तो आपको सेम कंटेंट मिलेगा। ठीक है, सिर्फ ट्रांसलेट किया गया। तो इसको जो है चचा नामा को, इसको फतेह नामा ए सिंध भी बोलते हैं। तो सॉरी, फतेहनामा, ये फतेहनामा ए सिंध भी बोलते हैं इसको। ये डिस्क्रिप्शन देता है किसके बारे में, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। मोहम्मद बिन कासिम जब चढ़ाई किया था उसने सिंध पे, उन्होंने किया था, तो उसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो 700 कब कब किया था, तो 711-12 एडी में जो कन्क्वेस्ट हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन आपको चचा नामा में मिल जाएगा। ठीक है, सेमी हिस्टोरिकल देख लेते हैं। हिस्टोरिकल हमने देख लिया कुछ कुछ जो टेक्स्ट थी उसके बारे में, और वो क्या क्या मतलब कंटेन करता है, क्या क्या उसमें है, वो सारी चीज़ें। पाणिनि का अष्टाध्यायी देख लेते हैं। अष्टाध्यायी क्या है, पाणिनि की बुक है, बट ये एक्चुअली एक ग्रामर बुक है। बट ग्रामर बुक होने के बावजूद भी इसमें आपको पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ प्री मौर्य और मौर्यन पीरियड के बारे में मिल जाएगा। ठीक है, तो सेमी हिस्टोरिकल है, मतलब हिस्ट्री के बारे में तो बता रहा है, बट ऐसा इसका पर्पस कुछ और है लिखने का, बट ये हिस्ट्री के बारे में भी बता रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको सेमी हिस्टोरिकल बोलेंगे। जैसे यहाँ पे ही देख लो, ये एक्चुअली ग्रामर की बुक है, पाणिनि की अष्टाध्यायी, बट कुछ इन्फॉर्मेशन आपको अलग से हिस्ट्री के बारे में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सेमी हिस्टोरिकल बोलते हैं। एक साधु थे, क्या नाम था उनका, ग्रेगी। ठीक है, ग्रेगी उल्टा हो गया, आई थिंक गार्गी उनका नाम था, ये थोड़ा मिस्टेक हो सकता है बुक में या फिर टाइपिंग में मैंने जो लिखा है। ठीक है, तो गार्गी संहिता गार्गी के द्वारा लिखा गया था। ये
क्या है, एक भाग है युग पुराण का, ठीक है। और बेसिकली ये ज्योतिष मतलब ज्योतिष टेक्स्ट है, मतलब होता है ना ज्योतिष वगैरह जो होते हैं, भविष्य वगैरह जो देखते हैं उसके बारे में ये टेक्स्ट है। तो भविष्य से रिलेटेड, भविष्यवाणी से रिलेटेड ये बुक है। बट एक्चुअली ये मेंशन करता है ग्रीक और सियाथीन्स इन्वेजन्स के बारे में भी, ठीक है। तो उस टाइम पे हो सकता है जिस समय लिख रहे थे या फिर जो भी पीरियड था उस टाइम पे क्या हुआ कि ग्रीक और सियाथीन्स के इन्वेजन के बारे में भी इसमें मेंशन किया गया है। ग्रीक आप यूनान ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसके बारे में ऐसे पढ़ेंगे आगे डिटेल में। और सियाथीन्स जो क्या थे, यूरेशिया पार्ट से आए थे, ठीक है। और ये इन्वेड किए थे इंडिया को। तो उसके बारे इन्वेजन के बारे में, इन्वेड बोले तो इन्होंने मतलब यहाँ पे चढ़ाई किया था और कब्जा करने की कोशिश करी थी। कोशिश क्या करी थी, कुछ दिन मतलब टिके भी थे यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसमें मतलब गार्गी संहिता में ये मेंशन है ये चीज़ है। फिर पतंजलि का महाभाष्य देख लेते हैं। पतंजलि का महाभाष्य क्या है, एक्चुअली ये कंटेम्प्रेरी बुक है पाणिनि के अष्टाध्यायी, ठीक है। कंटेम्प्रेरी बुक बोले तो कमेंट्री बुक है। कमेंट्री बुक का क्या मतलब है, तो कमेंट्री बुक का मतलब है कि अगर आप किसी भी चीज़ को ऐसे डिस्क्राइब करते हो, ठीक है, कोई भी मतलब चीज़ें हैं उसको आप फिर से डिस्क्राइब कर रहे हो, उसके बारे में बता रहे हो, तो कमेंट्री हो गई, ठीक है। कमेंट करते हैं ना जैसे, उस तरह से। तो पाणिनि का जो अष्टाध्यायी बुक है उस पे पतंजलि ने कमेंट्री करी और उस बुक मतलब उन्होंने जो लिखा उसका नाम रख दिया महाभाष्य, ठीक है। तो महाभाष्य बुक हो गई पतंजलि की। और ये तो खैर एक इसका जो पर्पस था कि भाई अष्टाध्यायी के बारे में कमेंट्री कर रहा है, बट एक्चुअली ये प्रोवाइड करता है बहुत सारा हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट टाइम, ठीक है। उस टाइम के बारे में कुछ हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन भी आपको काफ़ी मिल जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसलिए महाभाष्य भी इम्पोर्टेंट हो जाता है पतंजलि का, ये ध्यान में रखना है। बाकी आगे देख लेते हैं। आगे कालिदास का मालविका अग्निमित्रा। कालिदास ने एक ड्रामा लिखा था, एक नाटक लिखा था जिसका नाम था मालविका अग्निमित्रा। तो ये एक ड्रामा है, ठीक है। ड्रामा और प्ले बोल सकते हो आप। फर्स्ट प्ले जो इनके द्वारा लिखा गया था। और ये इन्फॉर्मेशन देगा आपको पॉलिटिकल, जो भी राजनीतिक या पॉलिटिकल कंडीशन था सुंगा डायनेस्टी का, ठीक है। सुंगा भी एक डायनेस्टी है, उसके बारे में। और प्रीवियस रॉयल डायनेस्टीज और उसके पहले जो रॉयल डायनेस्टी थी उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मालविका अग्निमित्रा में मिल जाएगा। इसको मिरर ऑफ इंटीरियर लाइफ ऑफ रॉयल डायनेस्टी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। कालिदास का जो मालविका अग्निमित्रा था, प्ले था, उसको मिरर ऑफ इंटीरियर लाइफ ऑफ रॉयल डायनेस्टीज भी कहते हैं। अब मुद्रा राक्षस के बारे में देख लेते हैं। ये भी सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट है, ये विशाखा दत्त ने लिखा था। तो विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस जो है वो बेसिकली एक ड्रामा बुक है। ये भी मतलब जैसे मालविका अग्निमित्रा ड्रामा बुक था, ठीक है। ड्रामा मतलब एक एक्ट लिखा जाता है उसमें इस तरह से ऐसे ऐसे ऐसे। तो एक मतलब नाटकीय चीज़ों को मतलब उसमें लिखा जाता है जिस पे आप एक्ट कर सकते हो, ड्रामा कर सकते हो, प्ले कर सकते हो, जो भी है, ठीक है। तो ये भी एक ड्रामा बुक है जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ठीक है। ड्रामा बुक तो है ही, ये कोई पार्टिकुलर स्टोरी को बताता होगा, रिप्रेजेंट करता होगा, लेकिन साइड से इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी दिया है और उनके पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर चाणक्य के बारे में भी कुछ दिया है। और उस समय जो कंटेम्प्रेरी किंग थे उसी टाइम पे, चंद्रगुप्ता के टाइम पे ही, टाइम पीरियड में ही जो राजा लोग और थे बाकी मतलब मौर्य के चंद्रगुप्त मौर्य के अलावा, उसके बारे में भी आपको इसमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगा किसमें, विशाखा दत्त के मुद्रा राक्षस में, ठीक है। ये मतलब मुद्रा राक्षस अगर पढ़ोगे उसमें इंफॉर्मेशन जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो इसमें बताता है कि कैसे चाणक्य जो है, चाणक्य की मदद से जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदा को ओवरथ्रो किया था, ठीक है। तो नंदा डायनेस्टी थी, ठीक है। तो हुआ क्या कि नंदा डायनेस्टी में जो राजा थे, वो आगे पढ़ेंगे नंदा डायनेस्टी के बारे में भी, ठीक है। तो उसको हटा करके चंद्रगुप्त ने मतलब गद्दी ली थी, छीनी थी वो लोग। तो उसको नंदा डायनेस्टी को जब उन्होंने हटाया तो उसमें चाणक्य का बहुत बहुत ज़्यादा ही मतलब बड़ा हाथ था, ठीक है। चाणक्य ने मदद करी थी। सही बोला जाए तो चाणक्य का ही पूरा प्लानिंग था। एक्चुअली चाणक्य का नंदा डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे, ठीक है,
धनानंद, उन्होंने चाणक्य की बेइज्जती करी थी, ठीक है। चाणक्य, अगर आप सीरियल आप देखोगे तो उसमें देखोगे कि चाणक्य की बेइज्जती कर दी थी उन्होंने। चाणक्य बोले, मतलब चाणक्य उनके कोर्ट में गए थे, उनके राज्य में गए थे, उन्होंने बोला कि आपके राज्य में काफ़ी चीज़ें गलत हो रही हैं, ठीक है, जनता के साथ भी गलत हो रहा है, ज़्यादा टैक्स वसूला जा रहा है, आपको पता नहीं है। तो धनानंद ने बोला कि भाई मुझे मत समझाओ, मैं राजा हूँ, और शायद बोला कि इनको बाहर निकाल दो, ठीक है। तो ये बोले कि ब्राह्मण के साथ ऐसा व्यवहार आपने किया, तो इस कारण से इसकी इनकी बेइज्जती हो गई थी। तो इन्होंने डिसाइड किया था कि जब तक मैं नंदा को हटा नहीं दूंगा, मतलब नंदा डायनेस्टी को ख़त्म नहीं कर दूंगा, तो तब तक मैं अपना कुछ ऐसे बाल का सीन था कि बाल नहीं बांधूंगा, ऐसा कुछ, ठीक है। तो उन्होंने चंद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त को एक्चुअली वो राजा खुद तो नहीं बने, बट चूँकि ब्राह्मण थे, इस आई थिंक इस कारण से, और चंद्रगुप्त को उन्होंने मदद करी, और चंद्रगुप्ता को मदद करी पूरे तरीके से, ताकि वो नंदा डायनेस्टी को ओवरथ्रो कर सके। ये स्टोरी आगे पढ़ना है, बेकार यहाँ पे टाइम बर्बाद कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो बाकी आप विशाखा दत्त के बारे में ध्यान रखो कि विशाखा दत्त जो बुक लिखा था, विशाखा दत्त ने जो बुक लिखी थी मुद्रा राक्षस, वो किसके बारे में बताता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के और चंद्रगुप्त मौर्य जो ओवरथ्रो किया था, ठीक है, नंदा डायनेस्टी को चाणक्य की मदद से, तो कैसे किया था ये डिस्क्राइब किया गया, ठीक है। आगे देख लेते हैं। ये आपको प्रिवेलिंग सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, ये तो हर बुक में आपको मिल जाएगा, सारे बुक में अभी लिखा हुआ है कि सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में भी उस टाइम जैसा था उसके बारे में बताता है, ठीक है। तो आप जो भी बुक हो, आपको पता है कि उस अगर बुक लिखा जा रहा है तो वहाँ के लोगों के बारे में ये भी लिखा जाएगा कि उनका सामाजिक और आर्थिक कंडीशन क्या था, ठीक है। तो ये सब ऑब्वियस है, ये लाइन एक्चुअली लाइन छोड़ नहीं रहा हूँ मैं कोई भी, इसलिए इसको ऐड भी कर दे रहा हूँ, बट ये सब कॉमन चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। बायोग्राफिकल टेक्स्ट, ये तीसरा हो गया, ठीक है। तो हिस्टोरिकल देख लिया हमने, सेमी हिस्टोरिकल देख लिया, बायोग्राफिकल सोर्स और टेक्स्ट क्या है, तो ये देख लेते हैं। बायोग्राफी का मतलब ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर किसी भी बंदे के लाइफ के ऊपर कोई बुक लिखी जा रही है तो उसको बायोग्राफी कहते हैं, बट अगर वो बंदा खुद से लिख रहा है तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। बायोग्राफिकल राइटर्स जो है वो ज़्यादातर क्या करते हैं कि मतलब रॉयल पैट्रोन जो है, उनके जो पैट्रोन है, पैट्रोन क्या होता है, मान लो जैसे कोई कवि है तो वो किसी न किसी राजा के कोर्ट में रहेंगे, ठीक है, उनके राजमहल में रहेंगे। तो ऑब्वियस है जहाँ पे उनको आश्रम मिलेगा, जहाँ पे आश्रय मिलेगा, तो वो राजा का बुराई तो करेंगे नहीं, तो राजा का बड़ाई ही करेंगे। और ज़्यादातर जब राजा के बारे में लिखेंगे तो उसको बायोग्राफी कहेंगे, और राजा का बड़ाई ही करेंगे उस बायोग्राफी में, क्योंकि जान रहे कि भाई मैं इनके यहाँ मैं रह रहा हूँ, और अगर मैंने बुराई करी तो पता नहीं हो सके जान भी मरवा दें, मतलब क्या बोलते हैं उसको, फांसी दे दें, या फिर जो भी है, राजा का जो मन होता था वो करवा देते थे, जेल वगैरह में डाल देते थे, ठीक है। तो इसलिए ये जो है ज़्यादातर रॉयल पैट्रोन को थीम लेकर के ये लोग लिखते थे, और ये लिटरेरी वर्क था। तो ये भी आप बोलोगे कि मतलब इसमें कुछ बढ़ा चढ़ा के ही लिखा जाता था जनरली। तो इसलिए बायोग्राफिकल टेक्स्ट जो है उसको हम लोग जेन्यून हिस्ट्री तो नहीं मान सकते, क्योंकि राजा के बारे में तो लिखा जा रहा है, किसी पर्टिकुलर बंदे के बारे में लिखा जा रहा है, और उसका बड़ा ही करेगा। मान लो कोई राजा है किसी एरिया में, ठीक है, जैसे अभी चंद्रगुप्त के बारे में हम लोगों ने देखा, तो चंद्रगुप्त के कोर्ट में जो बंदा रहेगा, जो पोइट रहेगा, वो चंद्रगुप्त के बारे में अच्छा ही लिखेगा। चंद्रगुप्त लोगों के साथ बुरा करे या फिर अच्छा करे, उसको मतलब नहीं है, उसको तो अच्छा ही लिखना है। वो बोलेगा कि हाँ, लोगों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं, इनके लाइफ में तो रामराज चल रहा है, मतलब इनके मतलब काल में, इनका जो राजा का काल है, चंद्रगुप्ता का काल है, उसमें तो रामराज चल रहा है, मतलब लोगों को काफ़ी मदद करते हैं, किसी से टैक्स नहीं लेते वगैरह वगैरह, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें सारे लिखेंगे। तो इस कारण से इसको हम जेन्यून हिस्टोरिकल टेक्स्ट के रूप में नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी कुछ वैल्यूबल इंफॉर्मेशन तो मिल ही जाएगा, जो कि जिससे हम हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये हम बायोग्राफिकल टेक्स्ट की अगर बात करें तो इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है कि ग्लोरीफाई, वही जो मैं बता रहा था किंग के बारे में, किंग को पूरा दम सराहना उसको कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपने ये करा, आपने वो करा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें बताती हैं, और जबकि रियल पिक्चर कुछ और ही होता है उनके लाइफ का, ठीक है। तो इस कारण से
इसको पूरे तरीके से सच मानना थोड़ा गलत हो जाता है। ऑब्वियस है, आप जिस पे डिपेंडेंट है उसके बारे में गलत लिखोगे तो पिटोगे ही। पिटोगे मतलब हो सकता है जान से भी हाथ धो दो। तो इस कारण से अच्छा ही लिखते थे जनरली। अब देख लेते हैं फिर भी इस कारण से इसको क्या बोला गया है, प्रशस्ति काव्य। ठीक है, प्रशस्ति काव्य क्या है, युलोगी वर्ष। इसका अगर मतलब समझो तो प्रशस्ति मतलब होता है प्रशंसा। तो प्रशंसा जिस भी टेक्स्ट में किया गया है, ठीक है, उसको प्रशस्ति काव्य बोल सकते हो आप। ठीक है, किसी का प्रशंसा किए जा रहे हैं, जान रहे कि नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए करना पड़ता है, मजबूरी है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। तो प्रशस्ति काव्य किसको बोलेंगे, जिसमें किसी का प्रशंसा किया गया है। ठीक है, बाण भट्ट हर्ष चरिता देख लेते हैं। हर्षचरिता जो एक बुक है उसने किसने लिखी थी, बाण भट्ट ने लिखी थी। और ये किस पे बेस्ड है, लाइफ ऑफ हिज पैट्रॉन। बाण भट्ट किसके कोर्ट में रहते थे, हर्षवर्धना के कोर्ट में। ठीक है, तो 620 एडी में उन्होंने मतलब 620 एडी के करीब वो रहते थे हर्षवर्धना के कोर्ट में। और उस टाइम पे क्या हुआ, उन्होंने बुक लिखी हर्षवर्धना के ऊपर। ठीक है, हर्षवर्धना के लाइफ के ऊपर। तो उसको हर्षा चरिता उन्होंने नाम दिया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये अर्लीस्ट अवेलेबल बायोग्राफिकल टेक्स्ट है। ठीक है, ये पहला बायोग्राफिकल सोर्स आपको मिलेगा, सॉरी टेक्स्ट मिलेगा आपको इन इंडिया। ठीक है, भारत में अगर पहला हिस्टोरिकल बायोग्राफिकल टेक्स्ट देखें तो वो कौन सा है, हर्षा चरिता। ठीक है, इसको संस्कृत में लिखा गया था, संस्कृत लैंग्वेज में। और इसमें लगभग 8 चैप्टर थे। ठीक है, चैप्टर को बोल देते हैं उच्छवास, उच्छवास भी बोलो या फिर चैप्टर बोलो। ठीक है, तो 8 चैप्टर थी, जिसमें कि 3 चैप्टर जो था उसमें ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाण भट्ट था। ठीक है, तो बाण भट्ट ने खुद अपने आप के बारे में भी लिख डाली इसमें, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटोबायोग्राफी, आप देख रहे हो। तो बाण भट्ट ने खुद के बारे में 3 चैप्टर में लिखा है। और बाकी जो 5 चैप्टर है उसमें लाइफ ऑफ हर्षवर्धना लिखा है, तो उसको क्या बोलेंगे, बाकी चैप्टर को क्या बोलेंगे, बायोग्राफी। ऐसे थोड़ा सा मतलब अजीब सा बुक है कि एक ही बुक को आप ऑटोबायोग्राफी, 3 चैप्टर ऑटोबायोग्राफी है और 5 चैप्टर जो है रेस्ट 5 चैप्टर वो क्या है, वो बायोग्राफी है। ठीक है, तो बाकी आपको ये ध्यान में रखना है कि 5 चैप्टर जो रेस्ट था वो उसमें हर्षवर्धना के बारे में था और 3 चैप्टर में खुद के बारे में था। ठीक है, बाणभट्ट ने खुद के बारे में भी लिख डाली। हाईली एक्सग्रेटेड मतलब काफ़ी बढ़ा चढ़ा के इसको बोला गया है। इतना चापलूसी करी है इसने, बाणभट्ट ने हर्षवर्धना के बारे में काफ़ी ज़्यादा किया। लेकिन फिर भी इसमें आपको कुछ मिल जाएगा कोर्ट लाइफ के बारे में, मतलब हर्षवर्धना के अंदर जो कोर्ट लाइफ था, जैसे हर्षवर्धना के राज में जो लोग रहते थे, तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन है कि कैसा व्यवहार था वगैरह वगैरह। दो इसमें मतलब ये है कि काफ़ी बढ़ा चढ़ा के बोला गया था, फिर भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। कुछ को आप कंसीडर कर सकते हो कि चलो ये तो सही बोला होगा। ठीक है, इसके अलावा सोशल एंड रिलीजियस लाइफ जो ज़्यादातर बुक में लिखा जाता है, उसके बारे में भी उस टाइम पे जो सोशल और रिलीजियस लाइफ था उसको भी डिस्क्राइब किया गया, उसके बारे में बताया गया। फिर गॉड वाहा गॉड वाहो जो है, ये बुक थी, किसने लिखी थी, वकपति राज ने लिखी थी। और इसका क्या मतलब है, गॉड वध। ठीक है, वध मतलब होता है मतलब मार देना। ठीक है, किल कर देना, मार देना। इसमें क्या है, ये क्या डिस्क्राइब करता है, ये बताता है एक यशोवर्मन कौन थे, चंद्र चंद्र रूलर थे। ठीक है, कन्नौज जो उस समय था एरिया, वो कन्नौज के रूलर थे ये। और जिसमें इन्होंने क्या करा था, गॉड जो कि किंग थे कन्नौज, मतलब गॉड जो वो भी एक राजा ही थे। ठीक है, उनको इन्होंने मार दिया था। ठीक है, यशोवर्मन जो है उन्होंने गॉड को मार दिया था। और इसी बात को इसने वकपति राज ने गॉड वाहो में लिख डाली। ठीक है, कि कैसे उन्होंने वध करा था गॉड का। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, यशोवर्मन के कोर्ट में ये रहते होंगे, तो इन्होंने लिख डाली कि हाँ भाई इन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया, गॉड किंग को मार दिया। ठीक है, तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों पे इन्होंने मतलब खूब सराहा है ताकि इनको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पद्म गुप्ता परिमल्स, पद्म गुप्ता परिमल जो थी, मतलब ये इन्होंने एक बुक लिखी, क्या नाम है उसका, नव सह शंका चरिता। ठीक है, ये नव सह शंका चरिता जो है ये क्या डिस्क्राइब करता है, लाइफ स्टोरी ऑफ वकपति मुंज। ये वकपति मुंज कौन थे, तो ये
परमल रूलर थे मालवा के, मालवा जो रीजन है उसके ये रूलर थे। और परमल रूलर थे, परमल डायनेस्टी से थे, ठीक है। फिर बल्लाल, बल्लाल ने एक बुक लिखी भोजा प्रबंध। और ये क्या मतलब इसमें क्या आपको मिलेगा, तो लाइफ स्टोरी मिलेगा भोजा का। भोजा कौन था, तो भोजा भी परमल डायनेस्टी का ही बंदा था, परमल रूलर था। सॉरी परमल बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, परमार है, ठीक है। परमारा डायनेस्टी का रूलर थे, जो कि मालवा में पड़ता है, ठीक है। मालवा रीजन में परमार परमार रूलर थे। तो उनके बारे में बलाल ने लिखा था। उसका नाम क्या था, भोजा प्रबंध, भोज प्रबंध, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने सारे परमार की जगह पे परमल बोल दिया था, ठीक है। तो सॉरी एक्चुअली यहाँ पे ये परमल नाम था ना, तो उस कारण से आई थिंक मैं डाइवर्ट हो गया होगा, ठीक है। तो पद्मगुप्ता परमल ने लिखा था, और यहाँ पे परमार रूलर है, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं। फिर बिल्हानाज विक्रम मंका चरिता। तो विक्रम मंका चरिता जो है किसके द्वारा लिखा गया था, बिल्हाना, ठीक है। नाम बोलने में भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप थोड़ा मतलब टेक्स्ट में जो लिखा हुआ है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसमें भी आप देख लेना कि गलत तो नहीं है, ठीक है। तो स्लिप अप टंग होता रहता है, ऐसे लगातार बोलने पे आधा घंटा 1 घंटा अगर आप बोल रहे हो तो प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी देख लेते हैं। बिल्हाना और विक्रमांका चरिता जो है, विक्रमांका चरिता जो बिल्हाना लिखा था उसने मतलब क्या था उसमें, तो इसमें लिखा हुआ था अचीवमेंट ऑफ हिज पेट्रॉन। पेट्रॉन बोले तो जिनके कोर्ट में ये रहते थे, ठीक है, जो आपको आश्रय देता है उसको पेट्रॉन कहते हैं, ठीक है। संरक्षण प्रोवाइड करता है आपको, बचा के रखता है, आपको घर देता है, मतलब रहने के लिए जगह देती है, जगह देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें इस कारण से उनको पेट्रोन कहा जाता है। तो उनके पेट्रोन कौन थे बिल्हाना के, तो वो थे विक्रमादित्य फोर। विक्रमादित्य फोर जो है, इनको विक्रमंका भी बोलते हैं। और ये कौन थे, चालुक्य किंग थे, चालुक्य के राजा थे, और कल्याणी, ठीक है। चालुक्य डायनेस्टी के किंग थे, जो कि कल्याणी रीजन में मतलब एरिया में पड़ता था, ठीक है। ये क्या डिस्क्राइब करता है, सरकमस्टांसेस इन विच विक्रमादित्य फोर जो है, जिसको विक्रमांका कहते हैं, वो उन्होंने गद्दी संभाली थी, ठीक है। तो ये बताता है कि किस कंडीशन में उन्होंने गद्दी संभाली कल्याणी की। कल्याणी जो रीजन है जहाँ पे ये डायनेस्टी थी, चालुक्य किंग, चालुक्य डायनेस्टी, उसके बारे में बता रहा है कि कैसे उन्होंने गद्दी संभाली, ये डिस्क्राइब कर रहा है। आगे देख लेते हैं। दूसरी बुक है ये रामचरित। रामचरिता जो है ये किसने लिखी, सैंध्यकर, सैंध्यकर नंदिनी ने लिखा, नंदीन ने लिखा था। तो नंदीन जो थे, सैंध्यकर नंदीन, इन्होंने क्या लिखा, तो ये लिखा थे पाला डायनेस्टी थी एक, ठीक है। उनके उनके हिस्ट्री के बारे में लिखा था, उनके बारे में लिखा गया है इसमें, ठीक है। तो नंदीन क्या करते हैं, अपने आप को कंसीडर कर सकते हैं कंसीडर करते हैं वाल्मीकि ऑफ काली, काली युग, ठीक है। जैसे राम जी के गुरु थे वाल्मीकि, तो वाल्मीकि खुद को कंसीडर करते हैं, और बोलते हैं कि ये जो है रामपाला, रामपाला जी इनके पैट्रोन थे, ठीक है, जिनके कोर्ट में ये रहते थे नंदिनी। और रामपाला को ये राम कंसीडर करते हैं, बोलते हैं मैं वाल्मीकि हूँ कालीयुग का, और ये राम है, ठीक है। तो ऐसे कंसीडर करके इन्होंने बुक लिखी, और बुक का नाम रख दिया इस कारण से रामचरिता। एक्चुअल में देखा जाए तो किसके बारे में, ये रामपाला के बारे में, ठीक है। लेकिन सेंदेकर नंदिनी जो है वो इसको रामपाला को राम कंसीडर कर करके बुक लिखे। और इन्होंने जब बुक लिखी नंदिन ने, तो इसमें थोड़ा अलग स्टाइल है। अलग स्टाइल क्यों है, क्योंकि ये नरेट करते हैं स्टोरी ऑफ राम, राम जी के बारे में बताते हैं। राम जो मतलब रामायण में आप देखते हो, रामायण के हीरो हुए हैं, ठीक है। रामायण अगर आपको पता है तो रामायण में राम जो है मेन मतलब किरदार है, और राम के बारे में ही पूरा स्टोरी है, ठीक है। तो ये बोलते हैं मतलब राम का स्टोरी तो बताते ही हैं, राम जी का, ठीक है। और साथ साथ रामपाला का भी बताते हैं, मतलब दोनों को बता करके कंपेयर करते हैं। तो ये थोड़ा अलग टाइप का है कि राम ऐसे करते थे, मेरे रामपाला ऐसे करते हैं। रामपाला कौन थे, तो पाला किंग थे, ठीक है, पाला पाला डायनेस्टी के राजा थे। और ऐसे स्टाइल में अगर लिखा जाए, कोई भी दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो आप,
ठीक है, दूसरे के लाइफ से कंपेयर कर रहे हो या दूसरे इवेंट से कंपेयर कर रहे हो, तो इस स्टाइल में अगर लिखा जाता है कोई भी वर्ड्स या पोएट्री बोलो उसको, तो उसको क्या कहते हैं, दिव्य सरया काव्य। ठीक है, दिव्य सरया काव्य जो है ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप कोई भी स्टोरी लिख रहे हो, ठीक है, उसको कंपेयर कर रहे हो, किसी की बायोग्राफी लिख रहे हो, जैसे आपने खुद की बायोग्राफी लिखी और कंपेयर कर दिया किसी से, ठीक है, जैसे किसी हीरो से कंपेयर कर दिया, अभी जो हीरो लोग हैं बॉलीवुड के हॉलीवुड के, ठीक है, तो इस टाइप में अगर आप लिख रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे, दिव्य सारे काव्य बोलेंगे। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है कि दो बेस होते हैं, मतलब दो मीनिंग होगा इसका। आप अपने बारे में तो लिख ही रहे हो, अगले बंदे के बारे में भी जिसके से कंपेयर कर रहे हो उसके बारे में भी आप लिख रहे हो। ठीक है, तो दो दो मीनिंग निकलेगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। हेमचंद्र एक बंदा था, इसने क्या लिखा था, संस्कृत प्राकृत टेक्स्ट में लिखा था कुमार पाला चरिता। ठीक है, कुमार पाली चरिता इसने लिखा था हेमचंद्र ने। तो इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसने डाला था तो देख लेते हैं बारी बारी से। कुमार पाला चरिता में हेमचंद्र जो है ये डिस्क्राइब करते हैं कुमार पाला के बारे में। ठीक है, ऑब्वियस है कुमार पाला चरिता है तो कुमार पाला के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन ये कुमार पाला थे कौन, ये थे चौलूहा सोलंकी रूलर। ठीक है, अनिहालवाड़ा, अनिहालवाड़ा जो है एक रीजन है उसमें सोलंकी बोल रहा हूँ, ये चलूहिया सोलंकी रूलर जो थे वो थे। ठीक है, तो उनके बारे में लिखा गया था। बाकी आगे देख लेते हैं। ये भी क्या था आपका, देवसरिया काव्य था। देवसरिया काव्य अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि देवसरिया काव्य में अगर आप किसी भी बंदे के बारे में लिख रहे हो, किसी जगह के बारे में लिख रहे हो, उसको कंपेयर कर रहे हो दूसरे जगह से, तो उसको देवसरिया काव्य बोलते हैं। और ये भी जो था कुमार पाला चरिता, ये क्या था, ये भी एक देवसरिया काव्य था। ध्यान में रखना है ऐसा क्यों था, क्योंकि ये जो थे हेमचंद्र ये क्या करते थे कि स्टोरी ऑफ द किंग कुमारपाला तो बताते ही थे, लेकिन साथ में संस्कृत और प्राकृत ग्रामर भी इसको कंपेयर करते थे। तो देखो यहाँ पे बुक से भी कंपेयर करते थे कि संस्कृत ऐसे है, प्राकृत ऐसे है, ग्रामर ऐसे है। ठीक है, तो संस्कृत व्याकरण हो गया या प्राकृत का व्याकरण हो गया, उसको लेकर के कुमारपाला के लाइफ से कंपेयर करते थे। ठीक है, तो इसलिए इसको मतलब देवसरिया काव्य भी बोलते हैं। अब जयसिंह के बारे में देख लेते हैं। जयसिंह सूरी, इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, तो कुमार पाला भूपाला चरिता। तो ये थोड़ा कुमार पाला में भूपाला भी ऐड करा इन्होंने और लिख दिया कुमार पाला भूपाला चरिता। और ये क्या डिस्क्राइब करता है, ये कुमार पाला के बारे में ही बताता है। और कौन थे, चहुलुक्या रूलर ऑफ एनिहालवाड़ा। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में लिखा है इन्होंने भी, जयसिंह सूरी ने, लेकिन थोड़ा अंतर है। ठीक है, तो कुमारपाला भोपाल चरिता की बात होगी तो जयसिंह सूरी आपको बताना है कि इसने लिखा था। और कुमारपाला चरिता, सिर्फ कुमारपाला चरिता होगा तो आपको क्या बोलनी है कि हेमचंद्र ने लिखा था। ठीक है, और इनको कंपेयर किया था संस्कृत ग्रामर से प्राकृत ग्रामर से। ठीक है, और आगे देख लेते हैं। एक बुक है बलाल चरिता। ठीक है, बलाल चरिता किसने लिखी थी, तो आनंद भट्ट ने लिखी थी। और आनंद भट्ट ने क्या डिस्क्राइब करा था, हिस्ट्री ऑफ बलाल सेना। ऑब्वियस है उसके बारे में लिखा है तो उसके बारे में उसके लाइफ के बारे में लिखेगा। ठीक है, तो बलाल सेना जो कि सेना रूलर थे बंगाल के। ठीक है, सेना डायनेस्टी है, उनके राजा थे जो कि बंगाल रीजन में मतलब समय पड़ता था। ठीक है, पृथ्वीराज रासो, ये क्या है, फर्स्ट इपिक ऑफ हिंदी लैंग्वेज। हिंदी में लैंग्वेज में देखा जाए तो ये पहला ऐसा इपिक है जिसको लिखा गया है पृथ्वीराज रासो को। किसके द्वारा लिखा गया, तो चंद्रपद दाई ने इसको लिखा था। और चंद्रपद दाई जो था, मतलब चंद्रपद दाई जो थे ये कौन थे, ये कोर्ट पोएट थे। किसके कोर्ट में पोएट थे, तो ये पृथ्वीराज थ्री के कोर्ट में पोएट थे। ठीक है, और पृथ्वीराज थ्री के ये दोस्त भी थे। ठीक है, तो दोस्त तो थे ही और कवि भी थे, कोर्ट पोएट भी थे उन्हीं के कोर्ट में, पृथ्वीराज थ्री के। ठीक है, तो पृथ्वीराज थ्री कौन है, तो ये चौहान रूलर है ऑफ सकम्बरी। सकम्बरी रीजन के ये रूलर हैं जो चौहान डायनेस्टी से आते हैं। ठीक है, और चौहान डायनेस्टी से थे, आते हैं, अभी तो है नहीं। तो पृथ्वीराज रासो क्या डिस्क्राइब करता है, ऑब्वियस है पृथ्वीराज थ्री के बारे में डिस्क्राइब करेगा। और ये बताता है कि कैसे पृथ्वीराज थ्री और मोहम्मद गौरी के बीच में जो है काफ़ी
कन्फ्लिक्ट हुआ था, लड़ाइयाँ जो हुई थी, ठीक है, उसके बारे में इसमें डिस्क्राइब किया गया है। तो पृथ्वीराज रासो अगर आप पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा कि कैसे पृथ्वीराज 3 और मोहम्मद गौरी ने मतलब लड़ाई करी थी, और पृथ्वीराज 3 के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगला जो टेक्स्ट है। और ये एक्चुअली बायोग्राफिकल टेक्स्ट देख रहे हैं, तो बायोग्राफी ही होगा लगातार। तो ये देख लेते हैं, ये चीज़ें कभी कभी पूछ ली जाती हैं कि इसको किसका बायोग्राफी है, किसने लिखी है, तो वो ध्यान में रखेंगे। पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय जो है, पृथ्वीराज विजय जो है ये किसने लिखा है, तो जयनाक, ठीक है। हाँ, एक मिनट, ये हाँ यहाँ है, जयनाक जो है उन्होंने लिखी है ये बुक। और इसमें क्या है, इसमें डिस्क्रिप्शन है स्ट्रगल ऑफ पृथ्वीराज 3, ठीक है। तो ये भी पृथ्वीराज के बारे में ही लिखा गया है, पृथ्वीराज 3 जो है उनके बारे में ही लिखा गया है, जो कि चौहान रूलर है। लेकिन इसमें क्या दिया गया है, वो कैसे स्ट्रगल इन्होंने किया था, ठीक है। अभी हम लोग स्ट्रगल करते हैं लाइफ में, तो उसी टाइप का पृथ्वीराज चौहान ने भी स्ट्रगल करी थी, तो उसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, पृथ्वीराज विजय में, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे, एक बुक है हमीर काव्य। हमीर काव्य किसने लिखी थी, तो हमीर काव्य लिखी थी जयचंद्र ने, ठीक है, जयचंद्र ने लिखी थी। और इसमें क्या था, ये हमीर देव के बारे में इसमें लिखा गया है। हमीर देव जो है रणथंभौर जो है ये रीजन, उसमें एक डायनेस्टी हुआ करती थी, चौहान डायनेस्टी। तो चौहान डायनेस्टी के ये राजा थे हमीर देव। तो हमीर देव के बारे में हमीर काव्य लिखे गई थी, किसके द्वारा, जयचंद्र के द्वारा, ठीक है। अगली बायोग्राफी देख लेते हैं, ये मतलब अच्युत राज भयूदय इसका नाम है। थोड़ा बड़ा है इसलिए प्रॉब्लम हो जाता है बोलने में, तो उसके लिए सॉरी। ऑब्वियस है, पढ़ने में दिक्कत हो जाता है, इतना बड़ा अगर अचानक आप पढ़ लो, ठीक है। ये किसने लिखा था, तो राजनाथ टू ने लिखा था, ठीक है। ये किसके बारे में बताता है, तो अच्युत देव के बारे में बताता है। अच्युत देव राय कौन थे, तो ये विजयनगर के, हाँ, तुलुबा डायनेस्टी के राजा थे, ठीक है। तो तुलुबा डायनेस्टी के राजा जो अच्युत देव राय थे, उनके बारे में अच्युत राज, हाँ, भयूदय, ठीक है, ये इस बार तो ठीक बोला, ठीक है। तो ये आगे देख लेते हैं। ये तो हो गया सारा बायोग्राफी के बारे में, ठीक है, मतलब बाकी जो हिस्टोरिकल सेमी हिस्टोरिकल बायोग्राफी वो हम लोगों ने देख लिया। अब देखेंगे कोर्ट पोएट, ठीक है। कोर्ट पोएट वही जो मतलब किसी राजा के कोर्ट में रहते हैं, ठीक है, वो सारे जो है, जो भी जिसके कोर्ट में रहते हैं वो पोएट, उसके उस राजा को क्या बोला जाता है, पैट्रोन, ठीक है। जैसे मान लो कि, जैसे पहला एग्जांपल देख लेते हैं, ये बाणभट्ट है, ठीक है। तो बाणभट्ट हर्षवर्धना के महल में रहते थे, ठीक है, ये कवि थे। और इन्होंने हर्ष वर्धना के बारे में जो लिखा हर्षचरिता, तो ये जो हो गए बाणभट्ट वो कोर्ट पोएट हो गए, और हर्षवर्धना क्या हो गए, ये हो गए पैट्रोन, ठीक है, बाणभट्ट के पैट्रोन हो गए। तो ये ध्यान में रखना, अगर पैट्रोन आपको नहीं पता है तो, ठीक है। बाकी आपको पता है तो कोई बात नहीं है, आपको आगे देखना चाहिए, ठीक है। तो बाणभट्ट किसके कोर्ट पोएट थे, हर्षवर्धना के। और हर्षवर्धना का क्या जीवन काल है, तो 606 से लेकर के 647, ठीक है, इनका पीरियड था। ये वर्धना डायनेस्टी से आते हैं, वर्धना डायनेस्टी के राजा थे। बाकी वकापति राजा ये किसके कोर्ट में थे, कोर्ट पोएट थे, तो यशोवर्मन, जो कि 700 से लेकर के 740 चंद्र डायनेस्टी से आते हैं। कौन, यशोवर्मन, ठीक है, यशोवर्मन। फिर पदम गुप्ता परिमल, ये किसके कोर्ट पोएट थे, तो वकापति मुंज के ये कोर्ट पोएट थे। ये आप पीरियड देख लो, ठीक है, मैं डायनेस्टी बता देता हूँ, पीरियड में गलती हो जाता है कभी कभी, तो फिर बाद में दिक्कत होती है। ऐसे लाओ मैं बोल ही देता हूँ, 973 से लेकर के 996 तक का इनका पीरियड रहा है। और ये परमार डायनेस्टी से आते हैं, ठीक है, वकापति मुंज। फिर हो गए वल्लभ, वल्लभ जो थे वो कोटपेट थे भोजा के, और भोजा का पीरियड था 1010 से लेकर के 1055, ठीक है, ये भी परमार डायनेस्टी से आते हैं। फिर हो गए बिल्हाना, बिल्हाना किसके कोटपेट थे, तो विक्रमादित्य फोर के थे, जिनका 1076 से लेकर के 1126 तक पीरियड था। और ये विक्रमादित्य फोर जो थे ये चालुक्य डायनेस्टी के राजा थे, ठीक है। फिर सांध्यंकर,
सांदेकर नंदिनी, ये अभी पढ़ा था हमने। सांदेकर नंदिनी जो थे ये कोर्ट पोएट थे रामपाला के, जिनका पीरियड क्या है 1077 से लेकर के 1120, जो कि पाला डायनेस्टी से है। ठीक है। हेमचंद्र, ठीक है, हेमचंद जो है कोर्ट पोएट हैं किसके, कुमार पाला के। और कुमार पाला किस डायनेस्टी से आते हैं, तो चालुक्य या सोलंकिया बोल सकते हो। जय सिंह सूरी, ये कुमार पाला के कोर्ट पोएट थे और ये भी चालुक्य या फिर सोलंकी से आते हैं। ठीक है, तो ये शायद हाँ दोनों ये सेम, मतलब कुमार पाला या फिर ये दोनों सेम ही है। तो हाँ, हेमचंद्र और जय सिंह सूरी, इसके बारे में अभी जस्ट हमने देखा था, तो दोनों इन्हीं के बारे में दोनों ने लिखा था। फिर आनंद भट्ट किसके कोर्ट पोएट थे, तो बल बलादेसेना। ठीक है, हो सकता है इसमें थोड़ा, ठीक है आगे देख लेते हैं। ये सेना डायनेस्टी से थे एक्चुअली, बलादेसेना। ठीक है। फिर चंद्रबरदाई, ये किसके कोर्ट पोएट थे, पृथ्वीराज थ्री के। और ये पृथ्वीराज थ्री जो है चौहान डायनेस्टी से आते हैं। इनका पीरियड क्या था 1178 से लेकर के 1192। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जयनाक, जयनाक जो थे, जयनाक, बार बार बोल रहा हूँ सॉरी सॉरी। ये कोर्ट पोएट थे किसके, पृथ्वीराज थ्री के। और ये चौहान डायनेस्टी से आते हैं पृथ्वीराज थ्री, सेम पीरियड बता चुका हूँ। तो ये चंद्रबरदाई हो गए या जयनाक हो गए, ये दोनों जो है कोर्ट पोएट थे पृथ्वीराज थ्री के। फिर जयचंद्र, ये हामिर देव के कोर्ट पोएट थे, हामिर देव के कोर्ट में थे। और ये हामिर देव जो है ये चौहान डायनेस्टी से हैं। इनका जो है 1283 से लेकर के 1301 तक का जो पीरियड है इनका है, मतलब उस पीरियड में ये थे। फिर हो गया राजनाथ टू, ये किसके कोर्ट पोएट थे, तो अच्युतदेव, अच्युतदेव राय। आई थिंक यहाँ पे कुछ मिसिंग है, अच्युतदेव राय के थे। और ये तुलुवा डायनेस्टी से हैं। ठीक है, तो अच्युतदेव राय अगर देखो तो इनका पीरियड जो है वो आपको मिल जाएगा 1529 से लेकर के 1542। ठीक है, तो ये अच्युतदेव राय का पीरियड है। बाकी आज के लिए इतना ही। बाकी आप फीडबैक ज़रूर देना। और देखो एक्चुअली थोड़ी बहुत गलतियाँ तो होती हैं, आप ऐसे देख लो, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बेटर बना सकूँ और जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। और बाकी आप लोग अगर फीडबैक देते हो तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि अगर मैं मतलब कुछ मेहनत कर रहा हूँ तो उसमें लगना चाहिए कि हाँ सही में मेहनत कर रहा हूँ कि नहीं। ऐसे क्या होगा कि फीडबैक दोगे तो थोड़ा सा एनर्जी और बढ़ेगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जल्दी जल्दी मैं कवर कर पाऊँगा चीज़ों को। बाकी और कुछ नहीं, बाय।